अब हम स्टार्ट कर देते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस कब प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें। ठीक है, एल्गी भी एक प्रकार का प्लांट है, तो यहां पे एल्गी दिए हुए हैं, नोस्टॉक, कैरा, साइकस, ये सारे प्लांट्स हैं। एक एक्सेप्शन है यहां पे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है, इट इज अ, आप कीमो ऑटोट्रॉफ्स इसको कह सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ हुआ ये, यानी कि इट यूजेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, इट यूजेस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हुआ, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इसका आंसर चूज करना है। ठीक है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, कौन से ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आप सोच सकते हैं, तो नोस्टॉक ये भी एक एल्गी है। ठीक है, कैरा, कैरा भी एक एल्गी है। साइकस, साइकस एक प्लांट है। ठीक है, तो इनमें से किसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया डू नॉट यूज वाटर एज द सोर्स ऑफ द प्रोटॉन, देयरफॉर दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। तो आपने पढ़ा होगा, जब फोटोसिंथेसिस की आपने इक्वेशन देखी होगी, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है वो। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। ठीक है, क्लियर है। इसकी वजह से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ऑक्सीजन एवोल्यूशन होती है। ठीक है, और वाटर भी बनता है। तो ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन कहां से हो रही है, वाटर के केस में। ये हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट का, उस प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें सबस्ट्रेट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, पर जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है वो H2S यूज करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, इसकी जगह, ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रोडक्शन होती है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर है। मैं आशा करता हूं आपको एक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन द क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। तो 2016 में आया हुआ है। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्लोरोप्लास्ट में कहां मौजूद होते हैं, स्ट्रोमा में, थाइलाकॉइड्स के ल्यूमन में, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, या एंटीना कॉम्प्लेक्स में, कहां पर मौजूद होते हैं। तो आप कुछ समय ले लीजिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए। स्ट्रोमा आपको पता है, स्ट्रोमा इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, थाइलाकॉइड्स के बारे में भी आपको पता होगा, थाइलाकॉइड दीज आर द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में आपको पता होगा, और एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के दौरान इन एंटीना मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज द
फ्लूइड प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन भी आपको पता होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर आपने केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहां पे होती है आउटर मेम्ब्रेन, तो बीच का एरिया ये होता है, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और फिर होता है यहां पे इनर मेम्ब्रेन। तो ये साइड क्या होती है, यहां पे होता है स्ट्रोमा। तो इनिशियली क्या होता है, जो प्रोटॉन्स यहां पर मौजूद होते हैं वो फिर इनर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, और अंत में जब ब्रेक डाउन होता है तो वो इनर मेम्ब्रेन से वापस वो स्ट्रोमा में चले जाते हैं। ठीक है, यहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, ल्यूमन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका आंसर है ल्यूमन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर आप लोग लिख रहे हैं सी। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज हायर इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ द वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान क्या होता है, प्रोटॉन्स आर रिलीज, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड। ठीक है, so proton concentration is higher in the lumen of the thylakoid due to photolysis of water, proton pumping and NADP reductase activity in the stroma. During the light dependent reactions, यानी कि during the light reaction, protons are pumped across the thylakoid membrane into the lumen, making it acidic. ठीक है, तो lumen में proton accumulation होता है, protons start accumulating in the lumen of the chloroplast. ठीक है, इसकी वजह से वहां पे जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स की क्या होगी, ल्यूमन में होगी। इसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ ल्यूमन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। तो ल्यूमन से जो प्रोटॉन्स होते हैं दैट गो बैक टू दी, कहां पे, दैट गो बैक टू दी स्ट्रोमा। ठीक है, now light included electron transfer in photosynthesis derive protons from the thylakoid lumen. The excess protons flow out of the lumen through ATP synthesis, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेशन होती है। तो ल्यूमन से दोबारा फिर वो स्ट्रोमा में चले जाते हैं। तो पहले स्ट्रोमा में होते हैं, इनिशियली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो चले जाएंगे ल्यूमन में। दे पास थ्रू द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड दे रीच द ल्यूमन। तो ल्यूमन में यहाँ प्रोटॉन एक्यूमुलेशन या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है, इसकी वजह से पीएच जो होता है वो कम हो जाता है। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर दोबारा ल्यूमन से जो प्रोटॉन्स होते हैं वो चले जाते हैं स्ट्रोमा में थ्रू एटीपी सिंथेस, जिसकी वजह से यहां पे एटीपी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स। प्लांट के वैक्यूल्स में किस प्रकार के वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज ज़ैंथोफिल, सेकंड है क्लोरोफिल, थर्ड है कैरोटीनॉइड्स और चौथा है एंथोसाइनिन्स। तो इन चारों में से कौन सा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स है जो कि प्लांट के वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स या एंथोसाइनिन। ठीक है, क्या क्लोरोफिल वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है,
क्या कैरोटीनॉइड्स, क्या एंथोसाइनिन या फिर ज़ैंथोफिल? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हम देख ले, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एंथोसाइनिन। सो एंथोसाइनिन, दीज आर दी वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। तो आप सही है, एंथोसाइनिन। ठीक है, डी कह रहे हैं आप। एंथोसाइनिन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब बहुत सारे तो एंथोसाइनिन जो होता है वो पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, अब बहुत सारे लीव्स होते हैं, दे प्रोड्यूस वाटर सॉल्युबल वैक्यूलर पिगमेंट्स, यानी कि ये पिगमेंट्स वैक्यूल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर दी वैक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक वाटर सैक्स विद इन दी cells. Now, two major classes of leaf vacuolar pigments are anthocyanin और विटालिन्स। ठीक है, तो ये वैक्यूलर पिगमेंट्स होते हैं एंथोसाइनिन और बीटालिन्स, और एंथोसाइनिन जो है वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ये। इन चारों में से, ठीक है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? विच इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन? एटीपी, एनएडीएच, ठीक है, ऑक्सीजन और एनएडीपीएच। एनएडीएच और एनएडीपीएच के बीच में आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम एनएडीएच के बारे में बात करेंगे, और अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम बात करेंगे NADPH। ठीक है, तो यहां पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो NADH, इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब क्या ऑक्सीजन एवोल्यूशन होती है लाइट रिएक्शन के दौरान? क्या NADPH बनता है? ठीक है, क्या ATP बनता है? तो हमें पता है लाइट रिएक्शन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन? ATP एंड NADPH। ठीक है, these both are the reduced coenzyme। ये दोनों रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, इसको हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी हम इसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या कह रहे हैं? बी। तो आगे हम इसके वो देख लेते हैं। इसका आंसर NADH। NADH नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक है, तो हमें यहां पे चूज करना था कौन सा इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। तो NADH इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ATP, NADPH, मैंने NADP काट दिया था, ओके, वो इसलिए काटा था बिकॉज इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ठीक है, NADH जो है इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो व्हाट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन? ATP, NADPH और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर। तो इसका आंसर होगा NADH। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन इवॉल्व। तो ये तीनों होते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। एक्सप्लेनेशन आपको पहले से ही पता है। लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइट इज अब्सॉर्ब्ड एंड एनर्जी इज यूज्ड टू डिराइव द इलेक्ट्रॉन्स from water to generate NADPH and to drive the protons across the membrane. Now these protons return to the ATP synthase to make the ATP. So ATP, NADPH and oxygen, these are the product of the light reaction, whereas NADH is the product of the respiration. तो respiration में कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब ये है कि
लाइट रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, वहां पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ये लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं और वहां पर फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होती है। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन की रिलीज हो रही है वहां पे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फिर पार्ट लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से एटीपी की सिंथेसिस होती है और अगर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है तो उसके अंत में क्या होता है, एनएडीपी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो दी टर्मिनल, ठीक है, तो एंड में इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव कर रहा है, एनएडीपी, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनएडीपीएच। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंट इन द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, तो आपको एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट और रेड ड्रॉप के बारे में भी पता होना चाहिए। एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट क्या था, तो एमर्सन ने क्या किया था कि एक प्लांट को दो वेवलेंथ से, अलग अलग वेवलेंथ से पहले एक्सपोज किया था। पहले उसने पीस 680 यानी कि 680 नैनोमीटर की लाइट दी, तब उन्होंने फोटोसिंथेसिस का रेट देखा। फिर उन्होंने 700 नैनोमीटर लाइट से एक्सपोज किया, तब उन्होंने फोटोसिंथेसिस का रेट देखा, यानी कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक कंबाइंड मिक्सचर दिया 680 और 700 का, तब उन्होंने देखा जो फोटोसिंथेसिस के रेट में बहुत ही एनहेंसमेंट हो गई थी। इसको बोलते हैं एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। और रेड ड्रॉप क्या होता है, बियॉन्ड 700 नैनोमीटर देयर इज अ ड्रॉप इन द फोटोसिंथेटिक रेट, दिस इज नोन एज द रेड ड्रॉप। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, हमें क्या पता लगा था, पहला है फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। दूसरा है कि फोटोसिंथेसिस में दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं और जो कि साइमल्टेनियसली वर्क हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फोटो सिस्टम 1 होता है और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2 होता है। फोटो सिस्टम 1 जो होता है, रिएक्शन सेंटर वहां पे P700 होता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में होता है P680। ठीक है, तो एमर्सन ने भी पहले 680 नैनोमीटर से प्लांट्स को ट्रीट कराया था, एक्सपोज कराया था, फिर 700 नैनोमीटर से कराया था, फिर उन्होंने कंबाइन कर दिया था इन दोनों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इट इज द जनरेशन ऑफ द एटीपी बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है द एनर्जी ऑफ द रिडक्शन, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगा था, द टू फोटो सिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली, यानी कि फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एमर्सन परफॉर्म फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑन क्लोरेला। ही प्रोवाइड, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट दी थी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर एंड ऑब्जर्व डिक्रीज इन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस नोन एज द रेड ड्रॉप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, रेड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, उन्होंने जब भी प्लांट को एक्सपोज कराया विद लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ विच वाज मोर देन 680 नैनोमीटर। ठीक है, जब उन्होंने 680 नैनोमीटर से ज्यादा, ठीक है, वेवलेंथ की लाइट दी, तब उन्होंने उन्हें एक फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज दिखा, इसको हम बोलते हैं रेड ड्रॉप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन दी फोटोसिंथेटिक रेट व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू द लाइट ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर। उसके बाद लेटर ही प्रोवाइडेड सिंक्रोनाइज्ड लाइट ऑफ 680 एंड 700 नैनोमीटर एंड ऑब्जर्व्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज नोन एज द एनहांसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये था रेड ड्रॉप। अब हम बात कर रहे हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में। तो पहले उन्होंने 680 नैनोमीटर से एक्सपोज कराया, फिर 700 नैनोमीटर से एक्सपोज किया, फिर इन्होंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया। जब इन्होंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया तब उन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की एनहांसमेंट हुई, ठीक है, विच वॉज मोर देन दी इंडिविजुअल। ठीक है, जब उन्होंने इंडिविजुअल
जब वेवलेंथ प्रोवाइड की थी उन दोनों से भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के रेट में एनहांसमेंट हुई थी. दिस इज नोन एज Emerson enhancement effect and this shows there are two photosystem that are operating simultaneously. अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या है? साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन. साइटोक्रोम्स कहाँ मौजूद है? क्या ये आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं, या ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप भी कर सकते हैं. अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. तो अगला क्वेश्चन क्या है? द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स. ये आपको पता है. तो ऑक्सीजन एवोल्यूशन होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये वाटर से आती है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या होती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर यील्ड्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन. तो 4 प्रोटॉन्स are, ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स विल बी रिलीज, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज, और जो ऑक्सीजन है उसकी एवोल्यूशन भी यहाँ पे होती है. तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? क्या मैग्नीशियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, और मैंगनीज और क्लोरीन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? मैंगनीज एंड क्लोरीन. मैंगनीज और क्लोरीन कह रहे हैं आंसर. इसका आंसर हम देख लेते हैं. इसका आंसर है मैंगनीज और क्लोरीन. ठीक है, ये दोनों एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर. तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है वो फोटोसिस्टम 2 में मौजूद होता है. ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की साइट क्या होती है? फोटोसिस्टम 2. यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है और फोटोलिसिस के दौरान मैंगनीज और क्लोरीन आयंस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस photolysis of water takes place with the help of manganese ions, Mn2+ and chloride ions. अगला क्वेश्चन क्या है? In photosynthesis the light independent reaction takes place. Light independent reaction यानी कि डार्क रिएक्शन के बारे में यहाँ बात हो रही है. एक होता है लाइट डिपेंडेंट जिसको हम बोलते हैं डार्क लाइट रिएक्शन, और एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट जिसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज. तो ये कहाँ होती है? फोटोसिस्टम 1 में, फोटोसिस्टम 2 में, स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स या थाइलाकॉइड ल्यूमन में. तो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 ये इन्वॉल्व होते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान. फिर जो स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स होता है यहाँ पे क्या होता है? का केल्विन साइकिल या बायोसिंथेटिक फेज भी हम उसे कह सकते हैं. बायोसिंथेटिक फेज बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं डार्क रिएक्शन. थाइलाकॉइड ल्यूमन भी इसका सही आंसर नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा सही? सी, स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स. ठीक है, इसका आंसर है स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स. स्ट्रोमेटल मैट्रिक्स कंटेन अ नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, ठीक है, नोन एज थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है. ठीक है, पर स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, क्योंकि जो भी एंजाइम्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन दी C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन, ये सारे एंजाइम्स स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं. ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दी स्ट्रोमल मैट्रिक्स. ठीक है, और थाइलाकॉइड्स में क्या होगा फिर? लाइट रिएक्शन. क्लियर? आगे चलते हैं. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो साइक्लिक में क्या होता है? यहां पे इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू द रिएक्शन सेंटर. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान क्या क्या बनता है? क्या एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते हैं? क्या एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन बनता है?
क्या एटीपी बनता है सिर्फ, या सिर्फ NADPH बनता है? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो है इट रिटर्न्स बैक टू द रिएक्शन सेंटर, और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स आर फाइनली एक्सेप्टेड बाय द NADP एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADPH। ठीक है, तो हम साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक में सिर्फ किसकी प्रोडक्शन होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ATP, सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होती है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी अब। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली ATP। ठीक है, यहां पे NADPH की प्रोडक्शन नहीं होती। NADPH और ATP की प्रोडक्शन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक फोटो सिस्टम ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ATP। और फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है यहां पे, दैट्स व्हाई देयर इज नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन ऑल्सो, क्योंकि ऑक्सीजन एवोल्यूशन जो होती है वो कहां होती है? वो होती है फोटो सिस्टम 2 में। फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है, फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन एवोल्यूशन, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 ही इन्वॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एवोल्यूशन भी नहीं होती, और यहाँ पे साइक्लिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू दी रिएक्शन सेंटर, तो सिर्फ ATP की ही प्रोडक्शन होती है, NADPH की प्रोडक्शन भी नहीं होती, NADPH की प्रोडक्शन भी नहीं होती। ठीक है, अब ATP आपको पता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, इट इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट स्टोर्स द एनर्जी। ठीक है, it is present in the cytoplasm and the nucleoplasm of every cell, and it is involved in lot of physiological mechanism that require the energy। आगे चलते हैं। Electrons from excited chlorophyll molecules of photosystem 2 are accepted by, तो आपको पता है photosystem 2 जो है, जहां पे रिएक्शन सेंटर क्या होता है P680, तो ये लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड एंड इट रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? कौन एक्सेप्ट करता है इसको? क्या साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, क्विनोन या फेरिडॉक्सिन? इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्विनोन, क्विनोन इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर, ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर एक्सेप्टेड बाय द क्विनोन। ठीक है, तो क्विनोन होता है प्राइमरी एक्सेप्टर। Photosystem 2 is a photosynthetic pigment system along with some electron carriers that are located in the granathylakoids। ठीक है, तो सारे कॉम्प्लेक्सेस हमने पढ़ा था, ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, साइटोक्रोम्स, ये सारे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी थाइलाकॉइड में ही हो रही है। ठीक है, क्लियर है, तो फोटोसिस्टम 2 भी थाइलाकॉइड में ही होता है। क्लियर है, अब जो फोटोसिस्टम 2 में होता है वो फोटॉन्स अब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज होते हैं, एंड दैट इलेक्ट्रॉन टेक पास इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, एंड द प्राइमरी एक्सेप्टर देयर इज क्विनोन। नाउ फोटोसिस्टम 2 हैज क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल A जो होता है ये होगा मेन पिगमेंट, क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स हो गए एसेसरी पिगमेंट्स। तो सब अदर कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम 2 आर pheophytin, plastoquinone, cytochrome complex and blue colored copper containing plastocyanin। ठीक है, तो क्विनोन जो होता है वो प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, pheophytin, plastoquinones, cytochrome complexes और plastocyanin, तो ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये सारे मॉलिक्यूल्स, दीज आर द पार्ट ऑफ द
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ऊपर आपने क्या पढ़ा था, फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है। फोटो सिस्टम 2 में सबसे पहले तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और इन पिगमेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपने लिख लिया, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है। और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से हो गए आपके, क्विनोन हो गया प्राइमरी रिसेप्टर, फिर फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अगेन ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये पिछले क्वेश्चन से काफी रिलेटेड है। तो फोटो सिस्टम 2 का अगेन पूछ रहा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन, पैराडॉक्सिन, क्विनोन या साइटोक्रोम। इसका आंसर हम जल्दी से देख लेते हैं, क्विनोन होगा इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्विनोन। ठीक है, अब क्विनोन्स क्या होते हैं, क्विनोन्स रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ toxicological intermediates which can create a variety of hazardous effects in vivo. ठीक है, including acute cytotoxicity, immunotoxicity, carcinogenesis. The quinones, ठीक है, are Michel receptors and cellular damage can occur through alkylation of the। तो इस ज्यादा डिटेल में आपको जरूरत नहीं है जाने की, आपको बस ये पता होना चाहिए फोटो सिस्टम 2 जो होता है वहां पे प्राइमरी रिसेप्टर होता है क्विनोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अब बात करें अगर हम, तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है और द स्टैक्स, ये थाइलाकॉइड जो होते हैं ये एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दीज आर अरेंज्ड वन अबव द अदर, एक स्टैक में अरेंज होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं फिर, ग्रेनम। ठीक है, तो थाइलाकॉइड के स्टैक को हम ग्रेना बोलते हैं। थाइलाकॉइड्स आर द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब ये दोनों दो ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है, ये एक दूसरा आपका स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स हो गया, ये भी हमारे क्या हो गए, एंटायर ग्रेना। ठीक है, फिर ये क्लोरोप्लास्ट का अगर ये स्ट्रक्चर है पूरा, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो आप आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फिर ये होता है स्ट्रोमा विच इज द फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इस स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ द डायरेक्ट रिएक्शन, यहां पे सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर, अब आपको पता लग गया थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, ग्रेना क्या होते हैं, स्ट्रोमा यहां पे मौजूद है। तो ऑप्शंस क्या है, ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेले, स्ट्रोमा और क्रिस्टे। तो क्रिस्टे कहां मौजूद होते हैं, ये तो मौजूद हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। स्टैकिंग ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, ये पूछ रहा है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेना। ठीक है, बताइए इसका आंसर, ग्रेना कह रहे हैं हम, इसका आंसर है ग्रेना। तो आप सही थे, ग्रेना। सो इन क्लोरोप्लास्ट विच आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स। तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार के प्लास्टिड्स है होते हैं, ओके, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। एंड थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक। ठीक है, और इन स्टैक्स को हम बोलते हैं ग्रेना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं।
क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? ग्रोथ में, मूवमेंट में, रेस्पिरेशन में या फोटोसिंथेसिस में? क्रोमेटोफोर्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? ये क्वेश्चन नीट 2015 में आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, इसका आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस, तो दे आर इन्वॉल्व इन दी फोटोसिंथेसिस। Now chromatophores play an important role in the process of the photosynthesis and they contain pigments and are found in the blue-green algae. Blue-green algae क्या होता है? Cyanobacteria. साइनोबैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये ब्लू ग्रीन एल्गी में मौजूद होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? रोडोस्पाइरिलम, स्पाइरोगेरा, क्लमाइडोमोनास और अल्वा। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन चारों में से एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहां होती है? तो इसका आपको बताना है आंसर। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आप क्या लिख रहे हैं? ए लिख रहे हैं आप लोग, रोडोस्पाइरिलम। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है रोडोस्पाइरिलम, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। रोडोस्पाइरिलम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नाउ इट हेल्प्स an organism to trap light energy and store it as a chemical energy. Now, Rhodospirillum bacteria is a gram-negative motile spiral-shaped bacteria. Now, they can grow under many different types of conditions, including aerobic as well as anaerobic environment. Anaerobically, the bacterium uses fermentation or photosynthesis in order to produce energy as well as photoautotrophic growth. तो इसका आंसर है रोडोस्पाइरिलम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो आंसर इस ऑप्शंस क्या है? बेसल बॉडीज, न्यूमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स और हेट्रोसिस्ट। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर नोन एज, ऐसी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जहां पर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया में? बेसल बॉडीज, न्यूमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स या हेट्रोसिस्ट। न्यूमेटोफोर्स तो ये जो होती हैं, ये होती हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, जो कि मैंग्रोव्स में मौजूद होती हैं, ठीक है। ये मौजूद होती है मैंग्रोव्स में। क्रोमेटोफोर्स हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर लिया। क्रोमेटोफोर्स ब्लू ग्रीन एल्गे में मौजूद होता है। हेट्रोसिस्ट ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में मौजूद होता है, ठीक है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? क्रोमेटोफोर्स कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। हेट्रोसिस्ट भी कहां मौजूद होता है? ये भी एल्गी में मौजूद होता है एंड इट हेल्प्स इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। आंसर देख लेते हैं इसका, क्रोमेटोफोर्स। तो आप सही थे, क्रोमेटोफोर्स इसका सही आंसर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाउ इन सम फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोफियोफाइटिन और बैक्टीरियोविरिडिन पिगमेंट्स कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन chromatophores are present and these are the site of bacterial photosynthesis, ठीक है। तो कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जहां पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद है। तो जो प्लांट का क्लोरोफिल है दैट डिफर्स फ्रॉम द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जहां पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोफियोफाइटिन, ये जो पिगमेंट्स होते हैं
ये एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस में मौजूद होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। सो क्रोमेटोफोर्स कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल एज वेल एज द बैक्टीरियोफियोफाइटिन। क्लियर? अब फियोफाइटिन एल्गी में भी मौजूद होता है, ब्राउन एल्गी में मौजूद होता है फियोफाइटिन। ठीक है, तो इसका आंसर है क्रोमेटोफोर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑसिलेटोरिया, रोडोस्पाइरलम, क्लोरोबियम और क्रोमैशियम। इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रही है? ऑसिलेटोरिया में, रोडोस्पाइरलम में। रोडोस्पाइरलम में हमने देखा था एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। तो आपको बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें से आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है ऑसिलेटोरिया। अब की एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑसिलेटोरिया में होती है। अब ऑक्सिलेटोरिया क्या होता है? इट इज अ जीनस ऑफ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विच इज नेम्ड फॉर द ऑसिलेशन इन इट्स मूवमेंट। तो ऑसिलेटोरिया जो होता है एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है मरीन ऑसिलेटोरिया में, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन मरीन ऑसिलेटोरिया अपीयर्स to be associated with differentiated cells located in the center of the colony. Now the observation explains how Oscillatoria is able to fix nitrogen without the presence of the heterocyst. So heterocyst मैंने आपको बताया था, these are the structures which are involved in the nitrogen fixation. पर Oscillatoria में heterocyst मौजूद नहीं होता, फिर भी वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है क्योंकि इनके में कुछ सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं जो कि कॉलोनी के सेंटर में मौजूद होते हैं, और इन डिफरेंशिएटेड सेल्स की मदद से फिर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर? सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो रही है ऑसिलेटोरिया में। अगला क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब्ड बाय पीआर टू फॉर्म द फाइटोक्रोम इज। तो फाइटोक्रोम आपको पता है 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, पीआर और पीएफआर। ठीक है, पीआर ऑफ और पीएफआर। ठीक है, फाइटोक्रोम के 2 फॉर्म्स होते हैं, पीआर और पीएफआर। पीआर जो होता है ये रेड लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा और जो पीआर होता है ये फार रेड लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 680, 720, 620 और 640। इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। 680 नैनोमीटर। द पीआर फॉर्म ऑब्जॉर्ब्स लाइट बिटवीन द 660 to 680 nanometer and absorbs at a peak of 666 nanometer. Now it is the form synthesized in the dark growing seedlings. When PR absorbs red light, it is converted to PR. तो इसका मतलब क्या है? जो PR जो होता है ये रेड लाइट अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, और जो PFR फिर क्या अब्सॉर्ब करेगा? ये अब्सॉर्ब करेगा फार रेड लाइट। अब जो पीआर होता है, जब ये रेड लाइट अब्सॉर्ब करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पीएफआर में। ठीक है, वैसे ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके बाद पीएफआर ये फार रेड लाइट अब्सॉर्ब करेगा और ये वापस फिर पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला इन फोटोसिस्टम 1 के बाद में बात कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। द फोटोसिस्टम 2 की हमने बारे में बात करी थी, अब फोटोसिस्टम 1 में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरेडॉक्सिन। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ठीक है मॉलिक्यूल होता है जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? ठीक है, साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरेडॉक्सिन। इसका आंसर देखते हैं। एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। तो फोटोसिस्टम 1 जो होता है, ठीक है, इट इज एक्टिवेटेड एट दी हायर वेवलेंथ जो कि 700 नैनोमीटर के अराउंड होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है उसे हम बोलते हैं P700। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं फोटोसिस्टम 1 से, दे आर एक्सेप्टेड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है,
विच हैज आयरन सल्फर, आयरन और सल्फर प्रोटीन होता है वो, ठीक है, उसमें आयरन और सल्फर होगा, ठीक है, ऐसे होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वो, डिनोटेड एज, आप देख सकते हैं, आयरन सल्फर, विच इज रिड्यूस्ड एंड इट पासिस दीज हाई इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीडाइज फेरेडॉक्सिन। तो ये आयरन सल्फर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है फेरेडॉक्सिन को, ठीक है। तो बट द प्राइमरी एक्सेप्टर इज आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। अब रिड्यूस फेरेडॉक्सिन से दीज इलेक्ट्रॉन पास टू दी FAD विच इज रिड्यूस टू FADH2, ठीक है, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स एंड द हाइड्रोजन्स आर एक्सेप्टेड बाय NADP फाइनली, ठीक है, इसकी वजह से NADPH2 बनता है। क्लियर? तो फोटो सिस्टम 1 में हमने देखा था सिर्फ ATP ही बनता है, और फोटो सिस्टम 2 जो होता है, फोटो सिस्टम 1 यानी कि जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे सब ATP की जनरेशन होती है, और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे ATP एज वेल एज NADPH बोथ आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच पिगमेंट सिस्टम इज इनएक्टिवेटेड इन रेड ड्रॉप, ठीक है। तो रेड ड्रॉप हमें पता है जब भी हम प्लांट को एक्सपोज करेंगे विद अ वेवलेंथ हायर देन दी 680 नैनोमीटर, देन देयर इज रिडक्शन इन दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार का फोटो सिस्टम एक्टिवेट होता है और दूसरा फोटो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट नहीं होता। तो कौन सा फोटो सिस्टम रेड ड्रॉप के दौरान इनएक्टिवेटेड रहता है? क्या दोनों फोटो सिस्टम इनएक्टिवेट रहते हैं? क्या फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता है फोटो सिस्टम 1 जो होता है रिएक्शन सेंटर यहाँ पे P700 होता है, फोटो सिस्टम 2 में होता है P680। तो हम यहाँ पे लाइट क्या दे रहे हैं? बियॉन्ड 680 नैनोमीटर से ज्यादा। तो कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा यहाँ पे? फोटो सिस्टम 1। और कौन सा इनएक्टिव होगा? इसका आंसर क्या होगा? फोटो सिस्टम 2। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देख लेते हैं द रिडक्शन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू द मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ मोर देन 680 नैनोमीटर, ठीक है, दिस इज नोन एज द रेड ड्रॉप। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ द रूबिस्को। तो रूबिस्को के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो हमने देखा था रूबिस्को की डुअल एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रूबिस्को की जो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो दैट लीड्स टू द फोटो रेस्पिरेशन, और फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? So the oxidation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of क्या? 1 molecule of 3 carbon compound, 1 molecule of 6 carbon compound, 1 molecule of 4 carbon compound and 1 molecule 2 carbon compounds और 2 molecules of 3 carbon compound। तो ये क्या कह रहे हैं? जब RUBP when combines with oxygen तब क्या बनता है, ठीक है। तो RUBP होता है 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? तो यहां पे पहले तो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है और उसके अलावा एक 2 कार्बन कंपाउंड भी बनता है, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है? आपको पता होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका ऑप्शन है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। इसके अलावा एक 2 कार्बन कंपाउंड भी बनता है, ठीक है, पर ऑप्शन में वो गिवन नहीं है, तो इसका सही आंसर ये होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। नाउ इन फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन बाइंड्स टू द रूबिस्को, ठीक है। तो रूबिस्को की मैंने आपको बताया डुअल एक्टिविटी होती है, जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी कंडीशंस होंगी या जब भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तब रूबिस्को है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। नाउ एज अ रिजल्ट RUBP इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड इट बाइंड्स टू द ऑक्सीजन, ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
ठीक है, ठीक है। 2 molecules of phosphoglyceric acid bind with the oxygen to form 1 molecule of each of phosphoglycerate, ठीक है, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो आपको ये याद ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि RuBP जो होता है वो ऑक्सीजन से जब वो कंबाइन करता है तो एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और एक 2 कार्बन कंपाउंड भी बनता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का या फॉस्फोग्लिसरेट। अ फोटो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीजनेशन ऑफ द RuBP बाय रूबिस्को फॉलोड बाय फॉस्फोरेस्पिरेटरी ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म होती है, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो फिर ग्लाइकोलेट पाथवे में पार्ट लेता है, ठीक है। Now the competition between oxygen and carbon dioxide reduces the rate of carbon assimilation, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, उसका लॉस होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के द्वारा क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पर फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जो भी फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका लॉस होता है। तो तभी कभी कभार हम फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोसेस भी कहते हैं। ऑल्दो ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होता, पर किसी किसी बुक्स में आपको लिखा होगा फोटो रेस्पिरेशन इज द वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ द फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए आपको फोटो रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ना होगा, क्लियर। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये सेशन आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा। तो इस सेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, उसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने फोटोसिंथेसिस के सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होते हैं वो आपस में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल ये बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तभी हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फ्रॉम सिंपल। तो सिंपल कंपाउंड आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो दीज आर द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are simple inorganic compounds which are converted into organic compounds, ठीक है। तभी ये एक एनाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ब्रीफली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया। हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा। तो लाइट रिएक्शन की क्या थी, साइट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। फिर हमने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पे फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा साइटोक्रोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ही हैं। प्लास्टोसाइनिन मौजूद होते हैं, क्विनोन है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डार्क रिएक्शन के बारे में। तो हमने C3 साइकिल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा। तो C3 साइकिल के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, सेकंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ द RuBP। और C3 साइकिल में अंत में क्या बनता है, शुगर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ग्लूकोज मेनली बनता है, एंड ग्लूकोज इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अदर मॉलिक्यूल्स सच एज स्टार्च, ठीक है। और प्लांट में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टार्च, ठीक है। एनिमल्स की बात करें वहां पे रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन, क्लियर है। जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम फिर अगले सेशन यानी कि कल वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड नीट PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा। हम कल मिलेंगे फिर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।